रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल, योर सर्च एंड्स हियर। हाँ जी, वार्म वेलकम आप सभी का। सुनते रहे रेडियो बाय साउदेशन पल्स, सुपर प्राइम टाइम चल रहा है, ब्रॉट टू यू बाय वाई मीडिया। स्टूडेंट नंबर नोट कर लीजिए 9052269109 905-226-91 एंड हर दिन राइट टाइम हाजिर हो जाते हैं हम वाई मीडिया अपडेट्स के साथ। मैं आरजे सारा आप सभी का वेलकम करती हूँ एंड आज जो है ढेर सारी बातें करेंगे। आप हमारे साथ जो है कनेक्टेड रहिएगा 24/7। अगर आप घर पर है तो चैनल वाई प्लस देख सकते हैं 24 आवर्स 7 days a week। चैनल वाई देख सकते हैं आप रॉजर्स 857, बेल 5828, टेलस 2418, इग्नाइट 707, वाई मीडिया ऐप या फिर वेबसाइट दैट इज southasiandaily.com। बातों का सिलसिला जो है उसे आगे बढ़ाएंगे, कुछ और अपडेट्स आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन इस सेगमेंट के मेन स्पॉन्सर आप सभी को पता है पीके जी एंड पंकज जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो वेलकम कर लेते हैं उन दोनों को। पीके जी, वार्म वेलकम टू वाई मीडिया, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच सारा, वेरी गुड आफ्टरनून जी। वेरी गुड आफ्टरनून सर, ऑल गुड बिल्कुल। एंड पंकज जी, वार्म वेलकम, कैसे? बहुत बढ़िया सर जी, और मेरी तरफ से भी सबको गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। एंड हमारे सारे लिसनर्स को बता दो, अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है पीके जी से, पंकज जी से, आप पूछ सकते हैं 9052269109 पे कॉल करके, विच इज द स्टूडियो नंबर 9052269109 905-226-91 इज द स्टूडियो नंबर टू कॉल। एंड काफी सारी बातें हैं, काफी सारी सवाल भी है, काफी सारे डिस्कशन भी करेंगे। सो ओपनिंग स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। पीके जी, ओपनिंग स्टेटमेंट पहले प्लीज। ओपनिंग स्टेटमेंट कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन की अभी जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है, उन्होंने चेंज किया, रिवाइज किया अपनी आउटलुक फॉर द रियल एस्टेट। और उनका ये मानना है कि ये साल जो है 2024 का जो बचा है और अप टू स्प्रिंग ये थोड़ा सबड्यूड सा रहेगा और 0.9% के करीब प्राइस बढ़ने की उम्मीद है, बस 1% मान लीजिए। लेकिन स्प्रिंग के बाद कह रहे हैं इसमें तेजी नजर आ रही है, 4.4% का जंप उनको नजर आ रहा है स्प्रिंग के बाद 2025 में। और उनका मानना है कि 683,000 से प्राइस कैनेडियन एवरेज बढ़कर 713,000 हो जाएगा। उनकी अगली फोरकास्ट जो जनवरी 2025 में आनी है, देखो वो चेंज होती है कि नहीं होती, पर आज ये है। और कुछ ठीक भी लग रहा है, क्योंकि अभी जो जिस हिसाब से इन्फ्लेशन नीचे आई और जिस हिसाब से ये उसका असर रियल एस्टेट में पड़ने वाला है, मुझे लगता है कि शायद ये जो उनकी प्रेडिक्शन है वो फिर चेंज होगी थोड़ी सी और मार्केट में थोड़ी गर्माइश आएगी जी। थैंक यू सो मच पीके जी। बिल्कुल पंकज जी, आपकी ओपनिंग स्टेटमेट। जी सर जी, बेसिकली तो दो चीजें हैं। एक तो कल आ गई थी रिपोर्ट विच इज इन्फ्लेशन 1.6% हेडलाइन इन्फ्लेशन है, लेकिन मेजरली 1.6 इसलिए है क्योंकि इसमें गैस प्राइसेस सबसे ज्यादा गिरे हैं। सो सितंबर से सितंबर अगर पिछला कंपेयर किया जाए 23 से 24 को, तो सितंबर में ऑलमोस्ट 11%, 10.7 एक्चुअली 10.7% सिर्फ गैसोलीन प्राइसेस कम आए हैं, जिसकी वजह से ये 1.6 है। अगर हम गैसोलीन प्राइस को बाहर निकाल दें तो हमारी कंट्री की जो इन्फ्लेशन है वो 2.2 है। अगस्त में भी 2.2 थी एंड अभी भी 2.2 है। सो हम इक्वल बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि जो सिचुएशन खड़ी हो गई है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हमारी नीचे गई है 1.3%, विच इज ऑलमोस्ट $8 बिलियन एक मंथ की। सो बहुत ज्यादा होता है वो $8 बिलियन। सो वो भी एक फैक्टर बनता है। एम्प्लॉयमेंट भी अभी ठीक है, काफी हमने जॉब्स क्रिएट की हैं, 47,000 जॉब्स हमने सरप्लस में की हैं, लेकिन फिर भी हमारी इन्फ्लेशन जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अभी भी ज्यादा बैठी हुई है। और इकोनॉमी के जो अगर मैक्रो लेवल पे चले जाएं अगर हम इनसाइड, सो काफी हमें तकलीफें हैं, उसमें हर जगह पे प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। सो इसलिए हो सकता है कि अब जो 23 अक्टूबर की जो डेट है उस पे बैंक ऑफ कनाडा 50 बेसिस मतलब आधा % सीधा कम कर दे, जो कि हमारे प्राइम को मेरे ख्याल 4.95 पे लेके आ जाएगा, विच इज रियली वी आर गोइंग टुवर्ड्स 5% सिचुएशन धीरे धीरे। और हो सकता है कि हम 4.75 इस रेंज में भी देखते हैं इकोनॉमी किस तरफ जाती है। लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, अब मैं कहूंगा कि 80% ओड है इकोनॉमिस्ट की तरफ से कि 50, बट मैं 90% जाना चाहूंगा। मैं कह रहा हूं कि 90% चांसेस हो गए हैं कि अब ये 0.50 गिरेगा। और उसके बाद इन्फ्लेशन की रिपोर्ट देखते हैं कैसी, अगर इसी तरह रही तो 11 दिसंबर की डेट है, हो सकता है बैंक ऑफ कनाडा, कई इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट कर चुके हैं, एक ही नहीं, सब उनमें से एक बहुत बड़ा नाम चीफ इकोनॉमिस्ट नेशनल बैंक के स्टेफन मैरियन है। सो उन्होंने भी ये बोला है कि हो सकता है बैंक ऑफ कनाडा 2 बार 50-50 घटा दे इस साल में। सो इस साल के अंत तक जाते जाते भी 1% नीचे जा सकता है, बट डिपेंड करेगा रिपोर्ट्स पे। अगले वीक का ऑलमोस्ट अब 50 दिख रहा है जी सर।
थैंक यू सो मच पीके जी एंड पंकज जी एंड कुछ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं, आई थिंक उनके सवाल भी लेते हैं। हाँ जी, आप ऑन एयर हैं, वार्म वेलकम टू वाई मीडिया। आप अनम्यूट कर लें, प्लीज गो अहेड। हेलो जी जी प्लीज गो अहेड, नाम जरूर बताइएगा। हाँ जी, मेरा नाम हामिद है जी। मेरा पीके जी से सवाल है सर। एक तो सबसे अच्छा ये है कि ये पेशेंट का नंबर बहुत अच्छा है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि लास्ट वीक कोर्ट साहब बात कर रहे थे कोई एक 2-4 वीक पहले कि भाई वो कोई सुधार लाना चाहते हैं लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड में। दे सेड लाइक मंडोला में बैंक अदर वे एंड कुछ उसमें कुछ चेंजेस आई हैं, कुछ बेहतरी आई है या कोई कुछ है, कोई मालूमात इस बारे में आपके पास? सर वो बीसी का एग्जांपल दे रहे थे, बीसी के अंदर 15 दिन के अंदर फैसला हो रहा है। ये सपने वाली बात है मेरे हिसाब से। तो कहाँ 18 महीने का 15 दिन, उसके अंदर एम्प्लॉयज बढ़ा दें, थोड़े काम करने वाले बढ़ा दें, उसको थोड़ा फास्ट ट्रैक में ले आए। यही बहुत बड़ा एक पुण्य का काम मैं तो कहता हूँ। वर्ड पुण्य यूज कर रहा हूँ, हमारे पर बड़ा भारी एहसान हो जाएगा उनका। इसको फास्ट ट्रैक कर दें। एक लैंडलॉर्ड जो है वो फंसा पड़ा है, 18 महीने तक डेट नहीं मिल रही, और एक टेनेंट है वो भी फंसे पड़े हैं। जो तो देखो बेईमान दोनों तरफ से फायदा उठा रहे हैं, और जो सच्चे हैं वो दोनों तरफ से नुकसान खा रहे हैं, टेनेंट भी और लैंडलॉर्ड भी। और ये कोई डिलेड जस्टिस इज नॉट जस्टिस, ये बड़ी पुरानी कहावत है। 18 महीने वो रेंट देना बंद कर देगा, उसके बाद क्या कर लोगे? उसका तो चला जाएगा, आप उसका क्रेडिट खराब करने के लिए भागते रहोगे। वो कह रहे हैं करें तो सही, कम से कम बीसी का जो लाना चाहते हैं सिस्टम, अरे वो लाएंगे तो बाद में पहले एम्प्लॉय तो बढ़ा लो। आपने उल्टा कम कर दिए, उसको बढ़ा दो, जरा फास्ट ट्रैक में लाओ, थोड़े जज वगैरह बढ़ाओ, इसको जल्दी करो। देखो सेंसिटिविटी देखो, लैंडलॉर्ड बैंकरप्ट हो रहा है, उसको 6-6 महीने किराया नहीं मिल रहा, 8-8 महीने किराया नहीं मिल रहा, उसके भरोसे बैठा हुआ था वो। देखो जी कहाँ है, अमल करेंगे तब पता चलेगा जी। मेरा ठीक है जी, इसमें मेरा भी बड़ा सीरियस किस्म का कंसर्न है। लाइक वो जो है ना कि ये लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड टोटली ये टिल्टेड है टूवर्ड्स टेनेंट। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है लैंडलॉर्ड की तरफ से तो वो रेंट जो है वो डिपॉजिट करवा दें लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड में। जब तक फैसला नहीं होता उसका रेंट डिपॉजिट होता रहे वहाँ पे, राइट? ये थोड़ा ही कि आप बहुत अच्छा पॉइंट है, पीछे हम लोगों ने उठाया भी था कि आप वहाँ पर पैसा वहाँ जमा करा दो, कम से कम लैंडलॉर्ड को ये तो पता होगा ना कि बाद में पैसा भाई अंडर प्रोटेस्ट तुम पैसा जमा करा सकते हो। पर यही तो बहुत सारे इसके अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है। और देखो ये अगर आ जाए ना सर, क्योंकि हमने पहले भी हमारी कई मीटिंग में हमने ये बात की थी कि अंडर प्रोटेस्ट अगर पैसा जमा कराने के लिए कोर्ट में बोलते हो, अगर फैसला आपके हक में होगा तो आपका पैसा वापस चला जाएगा, नहीं तो लैंडलॉर्ड को तो आधे केस तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। आधे केस तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे जब टेनर को पता चलेगा भी मेरे को तो रेंट देना ही पड़ना है। ये तो रेंट ना देने का बहाना है, फ्रिज खराब हो गया, एसी काम नहीं कर रहा, ठंड बड़ी हो गई, फर्नेस काम नहीं कर रहा, आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। अभी हमारे एक बहुत अच्छे जानने वाले बहुत भाई जैसे हैं, उनके टेनर ने तंग करना शुरू कर दिया कि कॉकरोच आ गए अपार्टमेंट के अंदर, ब्रांड न्यू अपार्टमेंट। फिर कहता जी मेरी कार को तोड़ दिया गया गैराज के अंदर। वो लैंडलॉर्ड क्या तेरा चौकीदार है? वो डंडा पकड़ के तेरे गैराज के आगे खड़ा हो जाएगा क्या? वो जब उसने ये बोलना शुरू किया तो मैंने अपने दोस्त को बोला, मैं कहा देख अब ये तो रेंट की बात करेगा कि मुझे कंपनसेशन दो। कहता ऐसे नहीं होगा। मैं कहा होगा, वही हुआ। महीने बाद उसने बोला मुझे कंपनसेशन चाहिए। तब मैंने इसको बड़ा जबरदस्त बोला ये लेटर लिख, और तू दब गया था, उसने स्टीयरिंग अपने हाथ में पकड़ लिया था, तू उसकी बातें सुनता जा रहा था। तुझे शुरू से कहना चाहिए था क्या मैं तेरा चौकीदार हूँ, तुझे मैंने घर दे रखा किराए पे, क्या तेरी सिक्योरिटी का भी मैंने गारंटी ले रखी है क्या? कॉकरोच ब्रांड न्यू अपार्टमेंट के अंदर तू लेके आया होगा कहीं से अपने मान के साथ, न कि यहाँ। तो ये बातें अगर पहले से ही आप पकड़ लो ना तो ये काबू हो जाता है। तो ये जो बहाने मारते हैं, अब जब उसने सख्ती बरती तो टेनेंट चुप कर गया, नहीं तो सिर पे चढ़ता जा रहा था। तो एटलीस्ट ये रूल हो जाए ना जो आपने कहा, हमने बहुत पहले ये बात उठाई थी 1.5-2 साल पहले कि उनसे अंडर प्रोटेस्ट पैसा रखवा लिया जाए, ये आधे केस वैसे ही खत्म हो जाएंगे। करें कुछ करें, ये आते हैं करते हैं पर सो के बड़ी देर से उठते हैं। बात ये कुंभकर्ण है सारे के सारे जी। थैंक यू सो मच पीके जी, बिल्कुल। एंड वी हैव कपल ऑफ मोर कॉलर्स, तो कॉलर्स बिल्कुल ले लेते हैं। आई थिंक पुरुषोत्तम जी आप ऑन एयर है, अनम्यूट कर लें। वेलकम टू वाई मीडिया, प्लीज गो अहेड विद द क्वेश्चन। सरा जी गुड आफ्टरनून, पीके साहब, मोंगा जी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। पीके जी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें क्या है कि एक अफ्रीकन कम्युनिटी का परिवार है, उसने एक घर लिया किराए पे $3200 पे जी, और वो लास्ट 7 मंथ का उसने रेंट नहीं दिया है। ये प्रोफेशनल टेनेंट होते हैं जी। और सर वो क्या है कि जिसने वो वीडियो पोस्ट की है वो लड़का कह रहा है दूसरों को भी कि आप सीखो इनसे, और उसने कमेंट सेक्शन बंद किया हुआ है। वो कहता है जो स्टूडेंट्स हैं और टेनेंट है उनको बोल रहा है कि सीखो इनसे, जो घरों वाले हैं इनको कैसे सबक सिखाना है।
क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? हमने आराम करना है, हमने काम नहीं करना है, और जो मेहनत करके घर बना रहे हैं उनके सिर पे हमने जीना है, ठीक है ना, ये वो कहना चाहता है। वेरी गुड। उसने कमेंट सेक्शन बंद किया हुआ है, वो कह रहा है कि इनसे सीखो कुछ, जिनको आप रेंट दे रहे हो, इनके घरों की मॉर्गेज दे रहे हो, आप सीखो इनसे कुछ। तो वो ऐसे लोगों के ऊपर को कार्रवाई नहीं हो सकती सर? जैसे होनी चाहिए जी, मैं तो कहता हूँ होनी चाहिए। क्या कर सकते हैं, अब हर किस्म के लोग हैं, ये खुद काम करना नहीं चाहते हैं, और उसके बाद जैसे कहते हैं, मेरे को तो ऐसे ऐसे बड़े केस मिलते हैं सर रोज के, क्या करते हो, और ये छोड़ो ना। मैंने कहा मैं पूछ रहा हूँ क्या करते हो, कह रहे छोड़ो ना। कहते बस जी हम बस यहाँ से अंडर द टेबल इधर से कमा लेते हैं, टैक्स तो हम 0 देते हैं, तो फिर मॉर्गेज नहीं मिलती। अरे तुम टैक्स ही नहीं दे रहे, नहीं कमाई तो है, तो मैं बता दो फिर सीआरए को कमाई है, बता दो लेंडर को कमाई है, वहां तुमने टैक्स भी बचाना है, और फिर आप कंप्लेंट कर रहे हो हमें मॉर्गेज भी नहीं मिलनी। फिर आप रेंट पे बैठे हो तो आप रेंट रोक के बैठ गए, और रेंट रोक के बैठ गए 18 महीने में फैसला होगा। सर ये जब तक सरकार नहीं कुछ करेगी कुछ नहीं हो सकता, सीधी सी बात है जी। बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम जी, बिल्कुल। एंड वैसे काफी सारे सवाल है। वैसे पंकज जी, मेरा आपसे एक सवाल है, उसके बाद कपल ऑफ और कॉलर्स भी लेंगे। पंकज जी, हम लोग बात कर रहे थे ना, लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, राइट? एंड आजकल लोग काफी इसके बारे में बात करते हैं, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड रिएक्शंस टू इट, सीखते हैं इसके बारे में। तो पंकज जी, मैं आपसे पूछूंगी, जो कनाडा जो है, जो कैनेडियन इकोनॉमी है ओवरऑल, जो ये मार्केट है कनाडा की, इज इट अ गुड इज इट स्टिल स्टेबल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस? क्या ये सिक्योर है, अट्रैक्टिव मार्केट है इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी, विद कंसिडरिंग व्हाटएवर इज गोइंग ऑन राइट नाउ? प्लीज गो अहेड। मेरे से पूछ लो ना ये वाला, पंकज जी ने मेरे पैसे भी तो लगा रखे हैं। पंकज जी मेरा एग्जांपल दे दो। स्टेबल क्यों नहीं है, बहुत बढ़िया है। पंकज जी आप तो अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दे देना, पर पहले मैं बोल दूं। देखो डॉलर एवरेजिंग की मेरे को बात बता रखी थी पंकज जी ने, मार्केट गिरती है गिरती रहे, बढ़ती है बढ़ती रहे, आप हर वीक डालते रहो, आप कभी लॉस खा ही नहीं सकते, बात खत्म होगी। और आपको होल्डिंग कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। पंकज जी आप कंटिन्यू कर लो अब। आई थिंक पंकज जी की कॉल थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो गई है। पीके जी आप थोड़ा कंटिन्यू कर ले, पंकज जी राइट अवे जुड़ जाएंगे हमारे साथ। हाँ देखो सीधी सी बात है कि मेरे अकाउंट से, मेरे और मेरे बच्चे के अकाउंट से भी वीकली जो है यहाँ पैसा निकल जाता है, और वो पंकज जी इन्वेस्ट करते रहते हैं, कई सालों से ऐसे हो रहा है। और पीछे जो आज से 3 साल पहले आपको पता होगा ये सब नीचे गिर गए थे, प्राइस नीचे आ गए थे, और खैर मुझे तो फिक्र नहीं लगती इस बात की, क्योंकि पंकज जी ने कहा हुआ है ये बाउंस करके वापस आएगा, और वही हुआ, वो बाउंस करके वापस आ गया। और ये जो है बहुत अच्छी जगह पैसे लगे हुए हैं, और इफ यू हैव होल्डिंग कैपेसिटी, और अगर आप उसको रेगुलर वीकली डालते हो और अब मार्केट गिरने की फिक्र नहीं करते, यू कैन नेवर लूज। ये लूज वही करते हैं ना जो बेच देते हैं, और वो टाइम होता है खरीदने का, वो टाइम होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल, जब तक पंकज जी लाइन पे आते हैं। सत्यम कंप्यूटर आज से 15-16 साल पहले फेल हो गया था, जब वो लैंड का कुछ स्कीम चली थी, कोई राजू था जो उसका था, और मैं गोल्फ कोर्स में बैठा हुआ था गुड़गांव में, अपने दोस्त बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उनके साथ बैठा था, ब्रेकफास्ट ले रहे थे गोल्फ खेलने के बाद। तो वो सामने कंप्यूटर आया कि उनका डॉलर 400 कुछ डॉलर का रुपए का गिर गिर के 10 रुपए रह गया, 10 रुपए रह गया। तो मेरा दोस्त मुझे कहता है पीके देखो ये मूर्ख नहीं है, ये अब 400 था क्या था मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, अगर 400 ही मान लिया, अगर 400 रुपए का शेयर सत्यम कंप्यूटर का वो गिर के 10 रुपए रह गया, तो जिस बंदे ने 390 का घाटा खाया है 10 रुपए का बेच रहा है, वो मूर्ख नहीं है? वो 10 का और घाटा खा ले, इसको रोक ले, इसको रोक ले। जरूरी है बेचना 10 रुपए का? 390 का घाटा हो तो 10 का और सही। तो वही हुआ, मुझे उसने कहा कि खरीदने, मैं खरीद लो। तो उन्होंने फट अपने बंदे को, किसी को बंगलोर में कहा कि 2 लाख शेयर इसके खरीद लो, 1-1 लाख दोनों के लिए। जब तक 2-2:30 बजे तक हमारे शेयर आए, या 4 बज गए होंगे, तब तक कीमत बढ़नी शुरू हो गई जी। और वो लगभग हमें 11 रुपए 30 पैसे के आसपास पड़ गया, थोड़ा बढ़ गया 10 रुपए से, यानी कि 55 लाख के आसपास कि हमने खरीद लिए। बिलीव करिए ये फरवरी की बात थी, मई जून में जाके वो शेयर 60 रुपए का हो गया था, यानी कि 60 रुपए का मतलब क्या हुआ, 6 करोड़ के हो गए जी है। और उसके बाद वो शेयर बढ़ के 200 से ऊपर चल के, बाद में महिंद्रा ने उनको ले लिया जो भी था। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, जब होल्डिंग, जब मार्केट में लोग लाइन लगा के बेच रहे होते हैं, आपका खरीदने का टाइम है, ना कि हमारा भी बेचने का टाइम है। इसी प्रकार रियल एस्टेट के अंदर भी यही बात है कि रियल एस्टेट के
अंदर भी होल्डिंग कैपेसिटी है। मार्केट गिरी हुई है। हमारे पेरेंट्स कहा करते थे अपना घर 1 रुपए का मान के चलो। जब आप 1 रुपए का मान के चलोगे, 2 फायदे हैं, एक कर्जा नहीं लोगे और दूसरा मार्केट गिरने से डरोगे नहीं, क्योंकि है ही 1 रुपए का मान के चल रहे हैं हम लोग और कभी घाटा नहीं खाओगे। 5-5, 6-6 हजार रुपए के मकान लिए थे, 5-5, 4-4 करोड़ के हो चुके हैं। तो बात ये है कि ये होल्डिंग कैपेसिटी दोनों तरफ चलती है। इज इट अ गुड मार्केट टू इन्वेस्ट? 100% इफ यू हैव ए होल्डिंग कैपेसिटी एंड इफ यू हैव ए नैक ऑफ व्हेन टू सेल, व्हेन टू बाय। क्या बात है। आई थिंक पंकज जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पंकज जी प्लीज गो अहेड। हाँ जी, क्योंकि मैं आपसे यही पूछ रही थी मार्केट के बारे में। जी, आपका आंसर मैंने दे दिया। अच्छा, थैंक यू सर। अब आप कंटिन्यू। डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे समझ ही नहीं आया, आवाज आनी बंद हो गई। हाँ, आप इनको क्वेश्चन कर लो। जी जी सारा जी। जी पंकज जी, मैं आपसे वही पूछ रही थी कि लोग बात बहुत करते हैं इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग के बारे में। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू थिंक अबाउट। तो मेरे को आपसे यही पूछना था कि कनाडा जो है, डज इट रिमेन अ सिक्योर एंड अट्रैक्टिव मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए? शुड पीपल एक्चुअली गो फॉर इट? इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी है ये मार्केट? आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? बिल्कुल, देखिए रियल एस्टेट अलग चीज है, पीके जी बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको। जब आप स्टॉक मार्केट की तरफ आते हैं, जैसे फंड्स वगैरह हम करते हैं, तो ये बहुत अलग मार्केट है। इसमें हम सिर्फ कनाडा ही नहीं, हम ग्लोबल जाते हैं। बेसिकली मनी यूएस में इन्वेस्टेड है, यूरोप में इन्वेस्टेड है, एशिया में इन्वेस्टेड है, जहां भी ठीक लगता है। यहाँ बैठे हैं आपके जापान की कंपनियों में इन्वेस्टेड है, यूएस की कंपनियों में, कनाडा में भी है। हम ये देख के जाते हैं कि कहाँ से कितना इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। यस, कैपेसिटी आप में जरूर होनी चाहिए। मेरे ख्याल लास्ट कुछ वर्ड्स मैंने पीके जी के सुने थे, होल्डिंग कैपेसिटी। सो होल्डिंग कैपेसिटी आपकी बहुत जरूरी है इन चीजों में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट नीचे भी आती है, लेकिन जब नीचे आती है तो आपको होल्ड करना होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कभी भी ऊपर सीधी नहीं जाएगी। जहां ऊपर ही रही है वो, लेकिन ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है। सो एक वेव में जाती है वो, जो ऊपर जाती है। सो वो वेव को आपको डिसिप्लिन के साथ रहना होता है और कमाना होता है। अब देखिए, पिछले 2 साल से देख लीजिए, पिछले एग्जैक्टली 2 साल पूरे हो चुके हैं। हम थर्ड ईयर में घुस गए हैं बुल मार्केट में। बुल मार्केट का मतलब है जो सीधी ऊपर चली जा रही है। सो अब सिचुएशन ऐसी है और आने वाला टाइम भी हमें वैसे ही लग रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे मार्केट ये उठती चली जाएगी। जरूरी नहीं है इंटरेस्ट रेट का हर एक को फायदा हो रहा है, हर कंपनी को, कई कंपनियों को नुकसान भी हो रहा है उस सिचुएशन में। सो हमें वहां पे जाना है जिन कंपनियों को इंटरेस्ट रेट गिरने से बेनिफिट हो रहा हो। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट गिरेगा हम कमाते चले जाएंगे, क्योंकि वो कंपनियों के स्टॉक ऊपर चले जाते हैं। सो ये सारी चीजें बड़ी ही सोच समझ के करने वाली चीजें होती हैं, देख के करने वाली चीजें होती हैं। मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोलूंगा कि अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप किसी से सुन के कर रहे हो, किसी ने बोला जी इसमें डाल दो, प्लीज मत डालना, कभी मत करना ये सिचुएशन, क्योंकि अगर आप इस तरह से करोगे तो आप हमेशा मार खा जाओगे। सो होल्डिंग कैपेसिटी, डिसिप्लिन एंड नॉलेज, ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। जी सरज। सारे जी, यहाँ पर एक ऐड करूंगा। होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब ये ना समझ लेना कि सिर्फ आपने होल्ड ही करना है। अगर आपके जेब में पैसा है, वो कहते हैं ना यूपी में खीसे में पीसा है, तो और खरीद लो, और खरीद लो। जब मार्केट गिर रही है, बेचना तो भूल जाओ, और खरीद लो। लेकिन अगर और नहीं खरीद सकते तो कम से कम होल्ड कर लो। जो मोंगा जी कह रहे हैं, होल्डिंग कैपेसिटी आपको जरूर होनी चाहिए। जी बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल। एंड डॉलर एवरेजिंग कहते हैं जी। और खरीदना, आपने महंगा खरीदा हुआ था, उसकी कीमत गिर गई, अब गिरी हुई कीमत में खरीद लो, तो उसको एवरेज कह देते हैं, डॉलर एवरेजिंग कहते हैं इसको, और यही गेम है। जी क्या बात है, बिल्कुल। एंड आई थिंक कुछ और कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाँ जी गिरीश जी, आप ऑनर है, प्लीज गो अहेड। हेलो सारा जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हेलो जी गिरीश जी, क्या हाल है? बस ठीक है जी। मुझे लगता है मोगा साहब की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, उनसे बात कर लेते हैं। सारा जी, उनको आवाज नहीं आ रही शायद। पहले तब तक आपसे बात कर लेते हैं। सोहेल साहब, ये जो अपनी ग्रेट प्रधानमंत्री जी ने वो नई स्कीम लगाई है ना, वो कहते हैं रिनोवेशन कर लो, बैकयार्ड बना लो 2-3। तो इसका पहले बताइए, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, इसका कुछ बताया? ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी डिसाइड ही नहीं हुआ, लेकिन जिसे कहते हैं, मैं आपको ये बता दूं, जो फ्रीलैंड ने जो भी फ्रीलैंड ने जो भी लाए थे ना, अभी वो सब एक ही है, सब लोग एक ही टीम में। वो 8 अक्टूबर की बात है, लास्ट ट्यूसडे की बात है ये। तो उन्होंने कहा कि आप 90% तक अपनी प्रॉपर्टी वैल्यू का आप ले सकते हो रीफाइनेंसिंग में, और उसके
उसके अंदर आप जैसे कहते हैं जो सब्सिडरी यूनिट है वो बना सकते हो उसके अंदर आप। और ये 15 जनवरी से वैसे रूल लागू होगा। अभी सेकेंडरी यूनिट्स की जो बात हो रही है 15 जनवरी से लागू होगा। लेकिन यहाँ पर एक जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आपकी इनकम उसको जस्टिफाई भी करनी चाहिए। कुछ ना हो जाए कि आप 90% तक ले लो, पता चले इनकम आपकी जस्टिफाई नहीं कर रही। यहाँ पर एक पॉइंट है, या तो उसकी इनकम के अंदर भी थोड़ी सी आपको सहूलियत दें, उस सेकेंडरी यूनिट की रेंटल इनकम को पूरा काउंट करें बजाय हाफ काउंट करने का। अभी वो हाफ काउंट करेंगे, पूरा काउंट करें, तब तो इस बात का फायदा है। ठीक है जी, अभी तक आपको 70%, कई केसेस में 80% मिल जाता था, वो कह रहे हैं 90% भी आप ले सकते हैं, पर यहाँ पर थोड़ी सी और गुंजाइश करने की जरूरत थी कि रेंटल इनकम को पूरा काउंट कर लें। अच्छा, प्लस जिसे कहते हैं इसके अलावा 30 ईयर अमोर्टाइजेशन का भी बड़ा फायदा हो गया, वो भी लेके आ गए इसके अंदर, वो क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने जो भी किया था 8 अक्टूबर को। और उसके अलावा उन्होंने, लेकिन इसकी लिमिट जो कर दी है, प्रॉपर्टी वैल्यू 2 मिलियन तक कर दिया, उसके ऊपर नहीं जा सकते। आई थिंक ये भी जस्टिफाइड है, क्योंकि जो 2 मिलियन की प्रॉपर्टी रखता है तो उसको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितनी की एक कम नेटवर्थ वाले को जरूरत है। कुछ बातें तो ठीक है, पर यहाँ पर एक बात बस, जैसे मैं तीसरी बार कह रहा हूँ कि 90% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू आप ले सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो इनकम है वो जस्टिफाई करेगी। ठीक है, उसके अंदर कुछ लीनियंसी दी जाए, जैसे रेंटल इनकम काउंट पूरी कर ली जाए हाफ की बजाय, या थोड़ा सा और किसी तरीके से लीनियंट किया जाए तो बात बनती है। नहीं सर, अभी 70-80% तो ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें। हाँ, वो उसको 90% कर दिया वो। अच्छा, दूसरा ये है कि वो जो सोई तो सिर्फ ये भी आप इंटरेस्ट पेमेंट ही करते रहो, वहाँ पे तो वो प्रिंसिपल भी पे करना पड़ेगा, राइट? अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल है ना। और दूसरा ये तो पूछा ही नहीं कि वो जो पीछे बंदा रहेगा वो गाड़ी कहाँ पार्किंग पे लगाएगा, है जी? नहीं, वो तो सारा बिल्डिंग परमिट बनेगा पूरा, गाड़ी पार्किंग की जगह बनेगी बैकयार्ड में। बैकयार्ड में बनाएंगे तो कैसे गाड़ी कहाँ? सर एक मिनट रुकिए, मैं आपको बता दूं जरा। ये जो गार्डन स्वीट्स की बात जो हो रही है ना, सेकेंडरी यूनिट्स, वो उन यूनिट्स की, उन लॉट्स की हो रही है जहाँ पर गाड़ी की एक्सेसिबिलिटी हो। हर एक लॉट में अलाउड नहीं है। बैक टू बैक टाउन होम है, पीछे कोई और है, आगे कोई और है, और जुड़े हुए बीच में, वहाँ तो ना अलाउड है आपको सेकेंडरी यूनिट। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक लास्ट सवाल ये साहब, ये जो डाउनटाउन में जो रीसेल का वैल्यू थोड़ी डाउन है और जो नए की आप है, ये थोड़ा नहीं सारी डाउन है, सारी रीसेल भी डाउन है और प्री कंस्ट्रक्शन भी डाउन है, इनडायरेक्टली डाउन है। प्राइस तो वही है, पर हमने इंसेंटिव बड़े भारी लिए हुए हैं बिल्डरों से, बहुत मोटे इंसेंटिव है, डाउन है। प्लस जिसे कहते हैं असाइनमेंट ने तो बिल्कुल ही तबाही मचा रखी है। रोज इतने मैसेज आ जाते हैं कि मैं पूरा डिपॉजिट छोड़ रहा हूँ, मेरा घर भेज दो। मैंने 2 लाख डिपॉजिट दे रखा है, मैंने पूरा छोड़ देता हूँ, मेरा घर भेज दो। अब मेरे से कोई पूछेगा, किसी और टॉक शो में किसी ने पूछा, अगर वो डिपॉजिट ही छोड़ रहा तो फिर उसको डर की बात क्या है, वो चाबी वो अपना भाग जाए, बिल्डर क्या कर लेगा? मैं उनको बता दूं कि नहीं, बिल्डर फिर भी उसके पीछे भागेगा, फिर भी उसको छोड़ेगा नहीं। डिपॉजिट रखने के बाद भी बिल्डर अपने उसको और मोटे मोटे बिल बना देगा, लॉयर के, इसके उसके, और होने पौने भाव में बेच के वो उसके पीछे जा सकता है। इसलिए लोग डर के मारे अपना डिपॉजिट छोड़ के जांच बनाना चाहते हैं। एक बड़ी बिल्डिंग होती है कॉन्डोमिनियम, तो इसमें एक ही कंपनी होती है इसकी मैनेजमेंट, या एक से अधिक भी होती है? नहीं, जब तक बिल्डिंग रजिस्टर नहीं होती, उसके बाद रजिस्टर के बाद, जब तक बिल्डिंग रजिस्टर नहीं होती तब तक बिल्डर की मैनेजमेंट काम करती है सिंगल, वो किसी को हायर कर लेती है। नहीं, अगर रजिस्टर हो गई उसके बाद क्या होगा? जब बिल्डिंग रजिस्टर हो गई उसके बाद कॉन्डो कॉर्पोरेशंस बनती हैं, जिसके अंदर की आपके जो उसके रेजिडेंट्स हैं उनके यहाँ वोटिंग होती है, उनकी एनुअल जनरल मीटिंग, जो पहले एक प्रिलिमिनरी मीटिंग होती है जिसमें अपना प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ये वो सब चूज करते हैं और वही मिलकर कॉन्डो कॉर्पोरेशन चूज करते हैं। अच्छा सुबह साहब, आके जैसे मुश्किल चल रही है, अगर मान लो लोग जो उसके बायर हैं वो क्लोज नहीं करा पाए तो क्या होगा? तब तक वो लटका रहेगा, तो वो क्या चलता है? बिना कॉर्पोरेशन तो तब तक बिल्डर के पास है ना जी। अच्छा, बिल्डर मालिक है ना। जब तक आप मालिक नहीं बने या मैं मालिक नहीं बना तब तक बिल्डर मालिक है, क्योंकि वो लैंड तो बिल्डर के नाम से थी ना। नहीं, तो कॉर्पोरेशन बनेगी नहीं बनेगी? ये कॉर्पोरेशन तो बनेगी ना सर। कॉर्पोरेशन तो मेजोरिटी से बनती है ना, 50% वोटिंग। ये तो ना कि 49% उसके ओनर ही नहीं बने, और अगर नहीं भी बने बिल्डर तो ओनर है ना, वही बना देगा। ओके, तो कितना परसेंटेज होना चाहिए? कितना परसेंटेज होना चाहिए? कितना परसेंट? 50%? अच्छा, 51%। अच्छा, तो 49 बिल्डर अपने पास रखे बना देगा कॉर्पोरेशन। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू गिरीश जी, अगर आपका सवाल पूछना है, हमारे साथ वैसे पंकज जी भी जुड़े हुए हैं। आई थिंक गिरीश जी ने कॉल ड्रॉप कर दिया। पंकज जी, एम पी के जी, थैंक यू सो मच वैसे जुड़ने के लिए हमारे साथ। एंड वैसे 12:35 हो चुका है एंड रैप अप करने के भी हुक्म आ चुके हैं। बिल्कुल। सो बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड आई थिंक एक कॉलर जुड़े तो लास्ट हम ले लेते हैं। हाँ जी, आप ऑनर है। वेलकम टू वाई मीडिया, प्लीज गो अहेड। हाँ जी, सबरवाल जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबरवाल जी, मेरा ना अभी वो लास्ट कॉलर जो टेनेंट के बारे में कुछ बात कर रहे थे, मेरा उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जी। कोई
मकान मालिक के पास किसी किराएदार ने किराया नहीं दिया तो उसने टेनेंट बोर्ड में केस कर दिया और वो वहाँ से केस जीत के आ गया जी। और किराएदार भी खाली करके चला गया मकान जी। और लगभग 27-28 हजार डॉलर उसने टेनेंट से लेने हैं। तो अब उसके बाद मकान मालिक के पास क्या रास्ता बचता है जी? वो किस तरीके से क्रेडिट खराब कर दो, छोड़ो मत, क्योंकि दूसरी जगह भी जाएगा। आप मेरे को टेक्स्ट मैसेज डाल देना, मैं आपको दे दूंगा इक्विफैक्स वगैरह। ये नॉर्थ यॉर्क में है, मुझे एड्रेस एग्जैक्टली ऐसे याद नहीं है, तो आप मेरे 7190 शायद वो है यंग स्ट्रीट, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको 2 कंपनियां दे दूंगा, नॉर्थ यॉर्क में ही है, उनको रिपोर्ट करो, ये जजमेंट के ऑर्डर दो, इनका क्रेडिट का सत्यानाश कर दो। क्योंकि अगर तो आपका कॉन्टैक्ट है उस टेनेंट का, तो उसको एक मैसेज भेज दीजिए थ्रू लॉयर कि भी मैं तेरा क्रेडिट खराब करने वाला हूँ, आई विल गो आफ्टर यू। और इसी तरीके से तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। अभी हमारा भाई एक टेनेंट था, उसने इंस्टॉलमेंट बांध दिया, आई एम वेरी हैप्पी। मतलब मैं खुद नहीं हूँ, मेरे किसी क्लाइंट का। तो इसीलिए इनका क्रेडिट छोड़ो मत। अगर आप छोड़ते हो तो आप अपने लिए गलत कर रहे हो, टेनेंट के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो और बाकी लोग लैंडलॉर्ड्स के लिए भी बहुत खराब कर रहे हो। चाहे आपने उससे $1000 भी लेने हो, क्रेडिट खराब करो ताकि वो आगे कहीं और ना जाए। सिंगल की हम लोग चेक करते हैं, उसमें सारी रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है। सिंगल की कहते हैं उसको जी। ठीक है जी, मकान मालिक उसको बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन आपकी राय ये है कि पहले उसको वकील के थ्रू एक नोटिस भेजा जाए। हाँ जी। और फिर नोटिस भेजने के बाद फिर उसके क्रेडिट रिपोर्ट पे चढ़ा दिया जाए। हाँ, उसको बोलो जी मेरे को अगर 10 दिन के अंदर जवाब नहीं मिलेगा तो आई विल गो अगेंस्ट यू। ओके, फिर ठीक है जी। तो मैं आपको अभी मैसेज भेजता हूँ, दोनों के दोनों और भी जा रहे हैं हमारे सुनने वाले हैं, अगर वो लेना चाहते हैं तो मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दें, मैं उनको ये 2 कंपनियों के एड्रेस और फोन नंबर और ईमेल सब कुछ भेज दूंगा, उनको रिपोर्ट कर दीजिए। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, टेक्स्ट मैसेज भेजिएगा, मैं फोन कभी नहीं उठाता, मेरा फोन फॉरवर्ड होता है क्योंकि वॉल्यूम इतनी ज्यादा है। सायरा जी जो है इतना अच्छा शो चलाती है कि मेरे को खाना भी मुश्किल हो गया, इतनी कॉलें आ जाती हैं। तो इसलिए मैं फोन फॉरवर्ड कर देता हूँ और मैं टेक्स्ट मैसेज से जवाब देता हूँ सबके, और स्क्रीन होती है सारी कॉल्स मेरे ऑफिस में, तो कॉल की जाती है। क्योंकि कई बार मुझे ऐसी कॉल्स भी आ जाती हैं जो कि मेरे से रिलेटेड नहीं होती, और वो इतनी कॉलें आती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि मुझे मैसेज ऐसा भी एक आया, अगर वो सज्जन सुन रहे होंगे तो बुरा मत मानिएगा, कि मैं अपने बेटे को घर से कैसे बाहर निकालूं। अब बताओ जी, ये मैं थोड़ा जवाब दूंगा कि बेटे को कैसे घर से बाहर निकालो, आप किसी लॉयर को मिलो, मेरे पास जवाब नहीं है। इसके समय कई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसकी वजह से मेरे वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको इमीडिएटली दोनों एड्रेसेस वगैरह आज शाम तक भेज दूंगा। और ये जरूर आप अच्छा करेंगे हमारी कनाडा के लिए, सबके लिए, बल्कि टेनेंट के लिए भी अच्छा करेंगे अगर आप एक बार ये रिपोर्ट, मतलब अपनी कम्युनिटी के लिए ये अच्छी बात है कि हम उसका पूरा। अच्छा सर, मैं एक चीज और पूछना चाहता था, जिन 2 कंपनियों का जिक्र आप कर रहे हैं, वो 2 कंपनियां क्या काम करती है, मतलब उनका क्या रोल है? उनका जैसे आपके क्रेडिट के ऊपर असर चला जाता है, आपका क्रेडिट आपके क्रेडिट रिपोर्ट में डाल देते हैं ना। जैसे आप किसी की पेमेंट नहीं करते तो आपका क्रेडिट खराब कैसे होता है, वो जो जिनके आपने पैसे देने और नहीं देने तो वो रिपोर्ट करते हैं, तो आपके क्रेडिट के ऊपर असर आता है कि आपने फलाने के पैसे नहीं दिए या मॉर्गेज के पैसे नहीं दिए, तो इसलिए ये रिपोर्ट भी जजमेंट उसके अंदर आ जाती है और उनका क्रेडिट खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये उनका कंपनी का काम है। और कंपनी इसके लिए चार्ज लेती है जी? नहीं जी, फ्री है। ओह ठीक है, चलो ठीक है, धन्यवाद जी। मैं आपको टेक्स्ट मैसेज डालता हूँ, फिर आप मेरे को एड्रेस दीजिए। जी जी जी, थैंक यू। नाम जरूर लिख दीजिएगा, नाम मत भूलिएगा। जी जी, नाम लिखना जी। सायरा, विदाई ली जाए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच पीके जी, पंकज जी। एंड पीके जी, कुछ जो लास्ट के स्टेटमेंट होते हैं, कुछ अगर आपको अपने हाईलाइट्स करने हैं, कुछ प्रोजेक्ट हाईलाइट्स करने हैं, नंबर अगर आपको कुछ शेयर करने हैं, प्लीज गो अहेड। जी, मैं इससे पहले क्विकली इन भाई साहब को बता दूं, जो बाकी लोग सुन रहे हैं, ये कोर्ट तक गए थे, कोर्ट में जाने से पहले इन्होंने जरूर N4 नोटिस दिया होगा। आप सीधा कोर्ट नहीं भाग सकते, पहले सीधा N4 नोटिस दिया जाता है, वो कि नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। इसकी फाइल बनाई जाती है कोर्ट जाने से पहले। अगर आपने जल्दी फैसला करवाना है LTB से, तो पहले फाइल पूरी कंप्लीट करके जाइए, पहले उनको एक ईमेल डालिए, फिर एक लेटर डालिए, फिर N4 का नोटिस दीजिए, नॉन पेमेंट ऑफ रेंट का नोटिस दीजिए, फिर एक और नोटिस दीजिए। 15 दिन के अंदर ये सारे काम कर लीजिए, उसके बाद अपनी फाइल बना के कोर्ट जाइए। और मेरी पूरी सलाह है कि आप जो है पैरालीगल साथ में रख लीजिए अपने साथ, अकेले में जाइए गलती कर जाओगे। दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं मॉर्गेज ब्रोकर नहीं हूँ, मैं पैरालीगल नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक छोटा सा रियल एस्टेट ब्रोकर हूँ। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूँ। आप जरूर लॉयर या पैरालीगल से बात कर लीजिए। अब दूसरी बात आपने जो कही, यस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां मार्केट के अंदर इस वक्त बैठी हुई। रीसेल के अंदर बड़ी बड़ी नेगोशिएशंस हैं। अगर आप खरीद रहे हैं तो, अगर आप बेच रहे हैं तो हमें कांटेक्ट करिए। बड़े जबरदस्त पैकेजेस है हमारे पास बड़े अच्छे से आइडियाज है हाउ टू सेल योर प्रॉपर्टी इन दिस मार्केट। और बेचनी भी चाहिए कि नहीं, या होल्ड करनी चाहिए, ये भी आपको अच्छी सलाह मिलेगी। प्लस प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर बड़े जबरदस्त इंसेंटिव्स हमें बिल्डरों से मिल रहे हैं, अनबिलीवेबल। और हर एक बिल्डर से नहीं मिल रहे, कुछ बिल्डर जो कि 10-15 यूनिट के लिए अटके हुए हैं, वो निकालने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स
उनके लिए भी आप हमें कंटेक्ट कर सकते हैं 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757। थैंक यू। थैंक यू सो मच पीके जी जुड़ने के लिए हमारे साथ एंड फॉर योर कांस्टेंट सपोर्ट। विश ऑल द वेरी बेस्ट सर। थैंक यू सो मच।